शख्सियत में अब हमारे मेहमान हैं अब्दुल रशीद हंजूरा। अब्दुल रशीद साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। अब्दुल रशीद साहब, इस्तकबाल है आपको जी सलाम में। इसके साथ बहुत शुक्रिया जी। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर बातचीत का आगाज करते हैं। गैर सरकारी इदारे इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर के बानी अब्दुल राशिद हंजूरा कमज़ोर लोगों की मदद करते हैं। मुल्क के देही इलाकों और तालीमी तौर पर पसमानदा इलाकों में काम करते हैं। वादी में समाजी, माली और तालीमी हालात को मजबूत करने के लिए बेपनाह मेहनत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गाम के रहने वाले अब्दुल राशिद हंजूरा ने कश्मीर यूनिवर्सिटी से आर्ट और कानून में डिग्री हासिल की है। इसके अलावा वो जर्नलिज्म में भी डिप्लोमा होल्डर हैं। तालीम के दौरान ही उन्हें पढ़ने लिखने का शौक था। इन्होंने स्टेज के जरिए कश्मीरी ज़बान को भी फ़रोग़ देने के लिए बहुत काम किए। देही इलाकों की तरक्की और इलाके में समाजी बुराइयों को दूर करने के लिए कई तरह की अवामी बेदारी चला रहे हैं। शुरुआती दिनों में ही उन्होंने पंचायत इंतखाबात में शिरकत की और पंचायत मेंबर के तौर पर मुंतखब भी हुए, जहां उन्होंने छोटे मामलात और आपसी तनाज़ात ख़त्म करने की पहल की। आइए आपको मिलवाते हैं अब्दुल राशिद हंजूरा से। इसके साथ ही बातचीत का आगाज करते हैं। अब्दुल रशीद साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि दौरे हाजिर में कश्मीर में वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, चूँकि कश्मीर की जब हम बात करें कश्मीर कंटेक्स्ट में, तो जब हम पीछे 30-40 साल पीछे जाएंगे तो वहाँ हम देखते हैं कि कश्मीर में वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का इतना रोल नहीं था जितना आजकल है। क्योंकि पहले ज़माने में कश्मीर में हलशरी के नाम पर गाँव में या नुक्कड़ में या शहरों में भी, कस्बों में भी कुछ छोटे मोटे काम हुआ करते थे और ज़रूरत भी नहीं होती थी कि लोगों की इस कदर और इस तादाद में काम किया जाए। लेकिन अब चूँकि पिछले 30 साल से नामसाइद हालात की वजह से यहाँ कश्मीर में ऐसे हालात पैदा हुए और यहाँ यतीमों की भरमार हुई, यतीमों की एक खपत तैयार हो गई। उनके साथ साथ बेवाएँ, जो जिस्मानी माजूर लोग हैं या इक़्तिसादी तौर कमज़ोर लोग हैं, उनकी तादाद में इजाफ़ा होता गया और दिन ब दिन होता ही जा रहा है। तो इस हवाले से जब हम सरकार की बात करें तो सरकार सारी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकती और सरकार सारा काम नहीं कर सकता है, और सरकार के साथ साथ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का एक रोल बनता है। क्योंकि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम रज़ाकारान तंजीमें भी कहते हैं, वो सप्लीमेंट करती है सरकार के कामों को। जहाँ सरकार नहीं पहुँच सकती है, जहाँ सरकार नहीं पहुँच पाती है, जहाँ सरकार की पहुँच न हो, वहाँ ये गैर सरकारी इदारे या रज़ाकाराना इदारे जिनको हम कहते हैं, वो उनका एक रोल बनता है। वो समाज में जितनी भी बुराइयां हों उनको दूर करने की खातिर, या समाज में जितनी भी डेवलपमेंट करनी हो उनकी खातिर, या समाज में जितने भी पिछड़े हुए तबक़ात हैं या जो भी लोग हैं समाजी एतबार से उनमें नाबराबरी है, उसको दूर करने की खातिर यहाँ इन इदारों का, जिनको हम उर्फ़ में NGOs भी कहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कश्मीर में अगर लोकल लेवल पर हम बात करें तो कश्मीर में NGO के नाम पर नहीं कोई है। क्योंकि NGO और वॉलंटरी इदारे में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फ़र्क है। वॉलंटरी इदारे में सारे लोग वॉलंटरी बेसिस पर काम करते हैं, वो कोई मुआवजा नहीं ढूंढते हैं, ना कोई मुआवजा लेते हैं। लेकिन जहां NGOs की हम बात करें, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे NGOs हैं, नेशनल लेवल पर बहुत सारे NGOs काम करते हैं। NGOs एट पार होते हैं गवर्नमेंट के साथ। जहां गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है वहाँ उसकी सैलरी मिलती है, उसकी तनख्वाह मिलती है, उसका मुआवजा मिलता है। तो उसी लिहाज से, उसी तरीके पर NGOs में जो भी लोग काम करते हैं उनका एक बाज़ाब्ता तौर मुआवजा मिलता है, उनकी तनख्वाह मिलती है, उनकी सैलरी मिलती है। लेकिन रज़ाकाराना इदारों में इस तरह काम नहीं होता है। वहाँ लोग अपना वक्फ करते हैं इन जैसे कामों के लिए। और आज के सिनेरियो में जब हम देखते हैं तो आज के सिनेरियो में, आज के हालात में इन इदारों का बहुत ही बड़ा रोल है। आपने भी देखा होगा, मेरा तजुर्बा भी रहा है पिछले 40 साल से। यहाँ
जो यतीम खाने कायम किए गए या जहाँ प्राइवेट सेक्टर में जो भी स्कूल कायम किए गए, उनका कितना अहम रोल उन्होंने निभाया है तालीम के हवाले से। उन बच्चों को तालीम दिलवाई जिनका कोई पुरसानी हाल नहीं था, जिनका कोई पूछने वाला नहीं था। अगर हम यतीमों की बात करें, यहाँ एक सर्वे के मुताबिक 2,14,000 के करीब यतीम बच्चे पाए गए, जो 4 साल पहले की सर्वे है। तब से आज तक इसमें इजाफा ही हुआ होगा। तो इन सारे यतीम बच्चों की पढ़ाई का ख़ास ख्याल रखना है। अगर इनकी पढ़ाई की तरफ हम ध्यान न देंगे तो नतीजा ज़ाहिर होगा कि वो किसी और तरफ चले जाएंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि वहाँ किसी न किसी को काम करना है। अब अलमिया तो यह है, बदकिस्मती मैं कहूँ कि समाजी सतह पर या कम्युनिटी लेवल पर उतनी बेदारी अभी पैदा नहीं हुई है कि जितनी होनी चाहिए थी, कि कम्युनिटी लेवल पर, कम्युनिटी सतह पर इन जैसे ज़रूरतमंद लोगों की हाजत रवाई हो जाती या इन जैसे ज़रूरतमंद बच्चों की तालीम का बंदोबस्त किया जाता। तो वहाँ यही इदारे सामने आए, उन्होंने यतीम खाने कायम किए, उन्होंने स्कूल कायम किए, उन्होंने हॉस्टल कायम किए, उन्होंने उन बच्चों को पनाह दी, उन बच्चों का खुर्दनोश का इंतज़ाम किया, उन बच्चों के मॉडर्न तालीम का इंतज़ाम किया, उनकी मॉरल एजुकेशन का इंतज़ाम किया। और नतीजा हमारे सामने है, वो बच्चे मेन स्ट्रीम में आ गए, वो बच्चे अच्छे तालीम हासिल करने में कामयाब हो गए। और उनमें से आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, जज भी हैं, पुलिस में है, और सब जगह पर उनका समाज में एक अच्छा मुकाम है। तो ये मैंने एक थोड़ी सी मिसाल दी, ये इदारे ये काम कर सकते हैं। तो इनकी रोल की अहमियत बहुत बड़ी है। हुकूमत के साथ साथ इनका भी एक रोल बनता है। अब्दुल रशीद साहब, हम उन तमाम शख्सियात को सलाम करते हैं जो अपनी खिदमत से समाज को एक नई राह दिखा रहे हैं, उन्हें एक नई रोशनी की तरफ आगे ले जा रही हैं। वैली में नेशनल पॉलिसीज के तहत एनजीओज और सरकार की साझेदारी को लेकर क्या ज़ाब्ते हैं, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। जी मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। 2007 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी, उसका मैं भी एक मेंबर था। हमने 4 साल लगाए और एक नेशनल लेवल पर एक नेशनल पॉलिसी तरतीब भी। उस पॉलिसी को हमने बहुत सारी मीटिंगों में डिस्कस किया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया, फिर उसको बाज़ाब्ता तौर नेशनल लेवल पर एक पॉलिसी के तौर पर मान लिया गया। हालांकि मुझे शर्फ है कि मैंने उस पॉलिसी को उर्दू में तर्जुमा भी किया प्लानिंग कमीशन के लिए। और उस पॉलिसी पर फिर हमने ज़्यादा ज़ोर दिया था कि जो वॉलंटरी सेक्टर है उसका और गवर्नमेंट का किस तरह का आपस में शराकत दारी हो सकती है, यानी पार्टनरशिप बेसिस पर किस तरह काम किया जाएगा हर रियासत में, मुल्की सतह पर भी, और ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। लेकिन बदकिस्मती ये कहे कि यहाँ जम्मू कश्मीर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो 2007 से मैंने नहीं देखा कि यहाँ की गवर्नमेंट ने कभी भी उस पॉलिसी के मुताबिक या उस पॉलिसी के तहत यहाँ एनजीओज़ के साथ या जो वॉलंटरी सेक्टर है उनके साथ किसी किस्म की शराकत दायरी की है या किसी किस्म की पार्टनरशिप की है, किसी की प्रोजेक्ट के हवाले से या किसी भी तरक्याती मंसूबे के हवाले से। तो ये बदकिस्मती हमारी है। ये पॉलिसी हालांकि बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है, एक मौका है सरकार को और वॉलंटरी सेक्टर को आपस में मिलने का, सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट को आपस में मिलजुल कर काम करने का। लेकिन अमली तौर पर इस पर अभी तक कोई खासा काम नहीं हुआ है। ये प्रॉब्लम है, अभी बाकी है, इसको हल करने की ज़रूरत है। बेशक। एक और सवाल है आपसे मेरा, तरक्की और बेदारी में गैर सरकारी इदारों की कितनी अहमियत और ज़रूरत है मौजूदा हाल में? बिल्कुल, जो अगर हम तरक्की की बात करें, जो अगर कि आज देख रहे हैं हम हमारे इर्द गिर्द जो भी माहौल बनता जा रहा है या जो भी माहौल है, वहाँ तरक्की के हवाले से बहुत कम तरक्की हो रही है। और मंसूबे के हवाले से, मंसूबा बंदी के हवाले से अगर हम बात करें, मंसूबे उस तरीके से नहीं बनाए जाते हैं या उस तरीके से नहीं तरतीब दिए जाते हैं जो कि लोगों की बेसिक नीड हो। लोग जो ग्रास रूट पर काम करने वाले लोग होते हैं उनका एक खासा तजुर्बा होता है, उनका एक रैपो होता है लोगों के साथ, और उन्होंने लोगों के साथ नीची सतही ज़मीन पर काम किया होता है, ग्राउंड लेवल पर काम किया होता है, उन्हें एक तजुर्बा बना होता है और उनको पता चलता है कि ग्राउंड लेवल पर किस तरह की मनसूबाबंदी की जाए ताकि तरक्की हो जाए। लेकिन इसमें एक गवर्नमेंट का भी रोल बनता है
कि इन जैसे इदारों को या इन जैसे लोगों को वो इस तरह अपने साथ जोड़ लें ताकि ये मनसूबाबंदी बेसिक सतह पर, गाँवों के सतह पर, कम्युनिटी के सतह पर तरतीब दी जाए और उसी लिहाज से अपने इर्द गिर्द का जो भी माहौल है, यानी अगर हम रियासत जम्मू कश्मीर की बात करें, यूटी की बात करें, यहाँ का माहौल एक है, यहाँ की ज़रूरत एक है, बंगाल की ज़रूरत दूसरी हो सकती है, पंजाब की और हो सकती है। तो यहाँ के लोगों से बात करके, यहाँ के ग्रास रूट वर्कर्स से बात करके जो समाज में काम करता है उसको एक तजुर्बा है, उसका तजुर्बा हासिल करके, उसको यूज़ करके, यूटिलाइज़ करके अगर मनसूबा बंदी तैयार की जाए, उनसे मिलकर शराकत-दारी की जा सके, तो मुझे लगता है कि बहुत शोबों में, बहुत सारे एक्टिविटीज़ में या बहुत सारे जो भी तरक्याती प्रोजेक्ट हैं उनमें हम आगे बहुत जा सकते हैं। शर्त यही है कि आपस में मिलजुल कर पार्टनरशिप बेसिस पर ये मनसूबाबंदी हो जाए और इस पर काम भी हो जाए। बिल्कुल। अब्दुल रशीद साहब, आपको एक लंबा तजुर्बा है, आपने लोगों के लिए काम किया है, क्या लोगों की ज़रूरियात हैं और किस तरीके से उन्हें अमल में लाया जा सकता है, आपने इस पर काम किया है, अपने तजुर्बे के हिसाब से आपसे जानना चाहेंगे, क्या जम्मू कश्मीर में वॉलंटरी इदारे जिम्मेदारी और शफाफियत के साथ अपना किरदार निभा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हम वॉलंटरी सेक्टर की अगर हम बात करें, ये ज़रूरी है कि वॉलंटरी सेक्टर को भी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना है, उसको अकाउंटेबल रहना है, ये कोई मनमानी नहीं करनी है। हालांकि इसमें कवानीन भी बने, सरकार ने कवानीन भी बनाए, अब सरकार ने भी इनको अकाउंटेबल बनाया है, लेकिन खुद भी अगर कवानीन ना भी मौजूद हों तब भी ये हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी है, जो भी वॉलंटरी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, इनको अपनी शफाफियत, अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए, अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए काम करना है। उनको एक अपना तरीके से एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना है ताकि उस हिसाब से ये अपने लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें। ये उनके हित में भी, उनकी बेहतरी के लिए भी, क्योंकि जब कोई इदारा, वॉलंटरी इदारा शफाफियत के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेगा, उनकी एक अकाउंटेबिलिटी होगी, तो ज़रूरी है उनका एक ग्राफ बन जाएगा, उनकी एक क्रेडिबिलिटी बन जाएगी समाज में। जब किसी इदारे की, किसी शख्सियत की क्रेडिबिलिटी बनती है इदारे में काम करते करते शफाफियत के साथ, तो ज़रूर लोग उसका साथ देते हैं, लोग उसका ताउन करते हैं, लोग आगे आते हैं और लोग उसकी मदद करते हैं। क्योंकि वॉलंटरी सेक्टर का तो एक ही ज़रिया है, वो लोगों की डोनेशन, पब्लिक डोनेशन जिसको हम कहते हैं। अगर पब्लिक डोनेट ना करें तो वॉलंटरी सेक्टर किस तरह से काम करेगा? क्योंकि हमारे इदारे को या कि और जैसे जितने भी इदारे हैं वॉलंटरी सेक्टर में, इनको गवर्नमेंट से कोई एड नहीं मिलती है, कोई ग्रांट नहीं मिलती है, लेकिन ये लोगों से ही पैसा लेते हैं। रशीद साहब, इसी से मुतालिक आपने कहा कि किस तरीके से काम करेंगे। आप किसी समाज के लिए काम करते हैं तो आप एक दिन काम करेंगे, लेकिन अगर आपको एक लंबे वक्त तक समाज की फलाह के लिए काम करना है तो जाहिर सी बात है आपको बजट की ज़रूरत होगी। उनकी ज़रूरियात को समझते हुए क्या चीज़ें उन्हें मुहैया करानी है, किस तरीके से काम करना है, इसी को समझना चाहेंगे आपसे कि जम्मू कश्मीर में वॉलंटरी जो इदारे हैं उनकी इनकम का ज़रिया क्या होता है? हाँ, जम्मू कश्मीर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो यहाँ अभी इतना माहौल नहीं पनप पाया है या उतनी बेदारी लोगों में नहीं आई है कि जिस तरह हम यूरोप में देखते हैं या अमेरिका में देखते हैं, लंदन में देखते हैं या किसी और जगह देखते हैं या और भी मुस्लिम ममालिक में देखते हैं। वहाँ लोग दान करते हैं, इन्हें डोनेट करते हैं, लोग समझते हैं कि कहीं कोई प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए इस इदारे की मदद करनी है। यहाँ बिल्कुल आपने सही कहा, जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर आप बात करें, यहाँ उतनी बेदारी नहीं है और इतने लोग बेदार नहीं हैं कि वो आगे आएँ और डोनेट करें किसी ख़ास पर्पज़ के लिए, किसी ख़ास प्रोजेक्ट के लिए। अगर हम कल को लोगों को कहेंगे भाई हमारा एक प्रोजेक्ट है नदी को साफ़ करने का, हमारा एक प्रोजेक्ट है पुल बनाने का, हमारा एक प्रोजेक्ट है इस पानी को इरिगेट करने के लिए, क्योंकि सरकार ने अभी तक नहीं किया, सरकार के पास शायद पैसा ही नहीं होगा या नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ, चलो वॉलंटरी सेक्टर पर काम करते हैं, इसमें पैसा लगता है, लोग इसके लिए पैसा नहीं देंगे, ये प्रॉब्लम है यहाँ। लेकिन फिर भी जो यहाँ के वॉलंटरी सेक्टर में लोग काम करने वाले हैं, हम जैसे लोग हैं, हम जाते हैं लोगों के पास। हमारे लिए एक चैलेंज ये भी रहता है कि हम किस तरह मोबिलाइज़ करें अपने रिसोर्सेज को, किस तरह लोगों के पास जाएं, उनको मोटिवेट करें कि ताकि वो डोनेशन हमें दें। हमारा यहाँ ये एक तजुर्बा ये रहा है कि कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें, पर्टिकुलर कश्मीर, तो यहाँ हमारी एक बड़ा इनकम जो है, सोर्स जो इनकम का है, वो हमारी ज़कात है। यहाँ रमज़ान के महीने में लोग ज़कात देते हैं और उस ज़कात को हम जमा करते हैं
उस ज़कात सिस्टम को हमने राइज किया है, ज़कात जमा करके फिर लोगों तक वो, हालांकि इस्लाम में उस ज़कात को खर्च करने के लिए वहाँ से ही मैंडेट है कि किस तरह से इस ज़कात को खर्च करना, उसकी किस मकसद के लिए इसको खर्च करना। 8 मुद्दे वहाँ से ही दिए गए हैं, तुम 8 मुद्दों पर हम खर्च कर सकते हैं, उससे आगे पीछे नहीं जा सकते। तो ये एक बड़ा इनकम का ज़रिया है ज़कात, जिसको हम कहते हैं कश्मीर में। और ज़कात के अलावा कुछ लोग हैं, आपने बताया कि 8 मुद्दे आपको दिए जाते हैं, जी। ज़कात का जो पैसा आपको मिलता है उसको उन्हीं मुद्दों पर खर्च करना है, लेकिन इससे इतर अगर आप काम करना चाहते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कैसे होगा वो। बिल्कुल, यही मैं इसी पर मैं आ रहा था कि इस 8 मुद्दे से हटकर जब हम काम करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि कुछ लोग हैं कश्मीर में भी अभी, लेकिन बहुत कम हैं, बहुत कलील तादाद है उनकी, कि वो फिलंथ्रॉपिक सोच रखते हैं। वो कभी कभी हमारी भी और दूसरे लोगों की भी, दूसरी इदारों की मदद करते हैं, वो आगे आते हैं और उन जैसे लोगों के ही बलबूते पर हम वो काम करते हैं, जैसे स्कूल कहीं खोलना हो या कहीं और पुल का काम करना हो, किसी और मामले में काम करना हो, तो उस मामले में वो आगे आते हैं, थोड़ी बहुत मदद होती है। और कभी एक बार ये भी हमने देखा, ये भी हमारा तजुर्बा है कि काम करने वाले जो भी वॉलंटरी सेक्टर में लोग हैं, वो अपना काम, जैसे मैं खुद एक वकील हूँ, मैं खुद कमाता हूँ अपने लिए, लेकिन उस कमाई में से थोड़ा बहुत बचत करके अपने इदारे को देता हूँ। इसी तरह मेरे और भी मेंबर हैं, मेरे और भी ऑफिशल्स हैं, मेरे और डोनर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो खुद बचा के, थोड़ा बहुत बचा के उस तरफ हम जमा करते हैं। उसके लिए अलहदा एक अकाउंट बनाया है, तो उसको खर्च करके, उसको जमा करके हम उस ख़ास पर्पज़ के लिए, जो हमें कभी एमरजेंसी में रिलीफ देना होता है, एमरजेंसी में कोई काम हमें आन पड़ता है जिसको करना लाजमी होता है, तो उस तरीके से हम इस काम को आगे ले जाते हैं, उसको पूरा करते हैं। अब्दुल रशीद साहब, जिस तरीके से आप खिदमत कर रहे हैं आवाम के लिए, समाज के लिए, और लोगों को अपने साथ आप जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस तरह की आपको दुश्वारियां होती हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपको कोई ग्रांट नहीं मिलती है, कोई फंड नहीं मिलता है, आप लोगों से मदद लेकर इस काम को आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसे में कैसे आप लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए बेदार करते हैं? उनसे किस तरीके से आप राब्ता करते हैं कि लोग आपके साथ जुड़ें और समाज के लिए काम करें? बिल्कुल, ये हमारे लिए एक चैलेंज है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल सही है, कोई ग्रांट नहीं मिलती है, कोई सस्टेनेबल जिसको हम कहते हैं, कोई इनकम हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है और फिर भी लोगों की मदद से हम ये काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। एक जज्बा पैदा हुआ है लोगों में, कुछ हद तक, किसी हद तक तो जज्बा आया है लोगों में और आगे आए हैं, लोग करते हैं। जैसे मैं मिसाल दूँ, पिछले साल कोविड आ गया और कोविड में इमरजेंसी खड़ा हो गई। कोविड में हमारे पास इतना कोई ख़ास बजट हमारे लिए अलहदा नहीं थी, हमारे पास बहुत कम पैसा था, लेकिन लोगों के पास हम गए, हमने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया, प्रिंट मीडिया को इस्तेमाल किया, टेलीविज़न को इस्तेमाल किया, लोगों के पास अपील डाली, लोगों से अपील की कि मामलात ऐसे हैं कि लोगों के पास खाने के कुछ नहीं हैं, तो लोग सामने आ गए, बहुत कम लोग सामने आ गए, लेकिन फिर भी पैसा जमा हुआ और उस पैसे को ही हमने इकट्ठा करके लोगों के लिए खुर्दोनोश का सामान जो है, यानी फूड किट्स तैयार करके लोगों में बांट दिए। ज़रूरत थी उस वक्त, जब तक वो फुल गया। इसी तरह 2014 में कश्मीर में डिवास्टिंग सैलाब आ गया, उसने तबाही बहुत मचाई। हमारे पास इतना सरमाया नहीं था, कोई पैसा नहीं था, लेकिन हमने अपील की और लोग बाहर से, हिंदुस्तान से भी लोग आ गए और हिंदुस्तान से बाहर भी लोग आ गए, हमारी मदद की। और यहाँ भी लोग, यहाँ तो लोग बहुत कम है क्योंकि उनके पास था ही नहीं, वो सारे डूब गए थे, शहरी श्रीनगर सारा सैलाब में डूबा था, लेकिन लोग आ गए बाहर से भी, उन्होंने हमारी मदद की, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन। उस वक़्त लोगों ने यह ख्याल नहीं किया कि ये कश्मीर है या ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, बौद्ध है, नहीं। उसको छोड़ के, उसको एक तरफ रख के, डोनर्स ने भी उसको छोड़ के डोनेशन दिया और हमने भी तकसीम उस तरह से किया, हमने भी उसी लाइन पर किया कि रीजन को छोड़कर, इलाके को छोड़कर, अब इस मज़हब को छोड़कर, सारे चीज़ों को बालाई ताक रख कर इंसानियत की बुनियाद पर, इंसानी रिश्ते को कायम रखने के लिए हमने उस वक्त सैलाब में भी और कोविड के हालात में भी वो ऐसा काम किया है। और मेरा ये मानना है और मेरा यकीन भी है, जब साफ तरीके से, शिफाफ तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, अकाउंटेबिलिटी रख के, ऑडिट करवा के, लोगों के सामने हिसाबात सामने रखें,
تو لوگ ضرور سامنے آتے ہیں, لوگ ضرور مدد کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ اتنا جتنا ہم چاہتے ہیں, جتنی ہماری ضرورت ہے, جتنا ہمارا بجٹ ہوتا ہے اتنا تو ہم نہیں کر پاتے ہیں, لیکن پھر بھی لوگ سامنے آتے ہیں اور ہم نے اپنے وسائل جڑ پاتے ہیں, اور ان وسائل کو استعمال کر کے ہم لوگوں کی جتنی بھی ضرورت ہوتی ہے کسی حد تک ہم پورا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ڈیو ٹو کووڈ اگر میں بات کروں, کورونا کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ پورے ملک کے حالات کس حد تک خراب ہوئے ہیں. لوگوں میں بے روزگاری بڑھی ہے, نوکریاں چلی گئی ہیں لوگوں کی, کئی لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, لیکن ایسے میں والنٹیئرز جو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور بہت مدد بھی کی ہے لوگوں کی انہوں نے. کشمیر کے اندر, جموں کشمیر کی اگر میں بات کروں تو آپ کو کس طرح کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ کی وجہ سے جو لوگ مدد کرنا بھی چاہتے تھے وہ لوگ بھی مدد نہیں کر پائے پیسے سے. اگر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے وہ آگے آنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس انکم نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, تو کیسے مدد کریں گے؟ بہت پریشانیاں ہوئی ہوں گی آپ کو, پھر بھی آپ نے کیسے اس کام کو انجام دیا؟ بالکل بالکل صحیح بات ہے, میں مانتا ہوں بہت پریشانیاں ہماری بھی ہوئی, بہت پریشانیاں ان لوگوں کی بھی ہوئی جو کرنا بھی چاہتے تھے, دینا چاہتے تھے, ان کے پاس خود بھی نہیں تھا, روزگار چلا گیا, آپ نے صحیح فرمایا, وہ کہاں کرتے. لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوتا ہے, آگے تو آنا ہی ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے یہاں کشمیر میں اس حوالے سے اگر ہم بات کریں, یہاں اتنا والنٹری سیکٹر اتنا مضبوط بھی نہیں ہے. یہاں والنٹری سیکٹر میں کام کرنے والے لوگ یا کام کرنے والے ادارے بہت کم ہیں, اتنی تعداد نہیں ہے جتنا باہر ہے, جتنا ریاست سے باہر, یوٹی سے باہر جتنے بھی ادارے ہیں وہاں بہت سارے ہیں. نیشنل لیول پر اگر ہم بات کریں, نیشنل لیول پر بہت اچھے ادارے کام کرتے ہیں, ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں. لیکن کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں, یہاں اتنی انکم بھی نہیں ہے ان کو, لیکن پھر بھی کچھ ڈیڈیکیٹڈ ادارے ہیں, بہت سارے ادارے یہاں کام کرتے ہیں والنٹری سیکٹر میں. تو انہوں نے اپنے وسائل کو جٹایا, انہوں نے اپنے جتنی بھی ان کے پاس سرمایہ تھا اس کو ملا کے, یا جتنا بھی ان کے پاس مین پاور تھا, ریسورسز تھا, اس سب کو ملا کے لوگوں کے پاس گئے, لوگوں کو موبلائز کیا, موٹیویٹ کیا. کیونکہ ہم جانتے ہیں, ہمیں پتہ, ہم اسی سماج میں رہتے ہیں, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس کے پاس ہے دینے کے لیے کچھ, اس کو لیتے ہیں. جس ہم جانتے ہیں کہ جو 1000 دے سکتا ہے اسے 1000 ہی مانگے, جو لاکھ دے سکتا ہے اسے لاکھ مانگے, جو 10 روپیہ دے سکتا ہے وہ 10 اس سے 10 ہی لیتے ہیں. کیونکہ ہمارا یہ نہیں رہتا ہے کہ ہمیں ایک بھی روپیہ کوئی دے اس کو بھی ہم مان لیتے ہیں, اچھی طرح سے تسلیم کرتے ہیں, اس کو ویلکم کرتے ہیں. کوئی لاکھ دے کے اس کو بھی کرتے ہیں, تبھی تو یہ کام بنتا ہے. اس میں غریب بھی آتا ہے, امیر بھی آتا ہے, اور اس میں کام ہوتا ہے. اس میں وہ کہاوت ہے کہ قلم درم سخنے, یعنی کوئی بات سے ہماری مدد کرتا ہے, کوئی قلم سے ہماری مدد کرتا ہے, کوئی کام سے ہماری مدد کرتا ہے, کوئی والنٹیئر ہمارے لیے کام کرتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے, کوئی پیسہ دیتا ہے تو وہ بھی ضروری ہے, حوصلہ افزائی کوئی کرتا ہے. قلم سے کام کرتا ہے تو قلم ہمارے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے. وہ لوگ اس طرف مائل ہوتے ہیں, لوگ ہماری طرف آتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں. یہ بالکل ہے, مشکلات تو ہیں, لیکن انہی مشکلات میں ہمیں کام کرنا ہے. یہ مشکلات ہمیں خود سکھاتے ہیں ہمیں کس ڈگر جانا ہے, ہمیں کس طرف جانا ہے, ہمیں کس اور جانا ہے. مشکلات سے ہی ہم سیکھتے ہیں, ورنہ ہم گھر سے نہیں سیکھتے آتے ہیں. میں 40 سال سے یہ کام میں لگا ہوں. جب بھی میں کالج میں پڑھتا تھا تبھی میں نے یہ کام شروع کیا سوشل سروس کا. تو میں نے دیکھا ہے کہ جب اچھائی ہو, حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی انسان میں یہ اچھائی ہوتی ہے اور یہ انسٹنکٹ ہے کہ اس کو یہ جذبہ ہے کام کرنے کا, لوگوں کی خدمت کرنے کا, لیکن سارے لوگ ایکسپلور نہیں کرتے ہیں اس کام کو, سارے لوگ سامنے نہیں آتے ہیں. لیکن جو بھی لوگ سامنے آتے ہیں, جو بھی سامنے آتا ہے وہ اپنے آپ کو وقف کرتا ہے, وہ اپنے وقت کو وقف کرتا ہے اس کام کے لیے. وہ سامنے آتا ہے, لوگوں کے پاس جاتا ہے, لوگوں سے ایک قسم کی بھیک ہی سمجھے, بھیک مانگنا پڑتا ہے, کبھی گالیاں بھی سننی پڑتی ہے, کبھی پتہ نہیں کیا کیا سننا پڑتا ہے, لیکن وہ اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے, تبھی تو کام ہو سکتا ہے. اگر ہم بھی یہ سوچیں کہ بھائی اس نے ہمیں گالی دی, اس نے انکار کیا, اس نے برا بلا کہا, تو پھر کون جائے گا؟ پھر سب یہی سوچیں گے, پھر سامنے کوئی نہیں آئے گا, پھر کوئی کام نہیں ہو جائے گا. یہ برداشت کرنا ہوتا ہے. اس میں جتنے بھی لوگ پھر سامنے, اور آپ 40 سال سے اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ کی حوصلے کی ہم یہاں تعریف کریں گے اور آپ کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے اس کوشش کے لیے کہ آپ عوام کے لیے اس قدر کام کر رہی ہیں. عبدالرشید صاحب, آپ ہمارے ساتھ جڑے اس خاص پروگرام میں, اور آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ عوام کی خدمت کر رہے ہیں. ہم سلام کرتے ہیں آپ کو. عبدالرشید صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس خاص پروگرام میں.